कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सोचो, जितने डॉक्टर्स आज हो गए हैं, इतने डॉक्टर्स की आवश्यकता थी ही नहीं, कम पड़ रहे हैं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जितनी भी अस्पतालें हैं वो सब पाप की जड़ें हैं। सुन के आपको शौक लगेगा कि गांधी जैसा परोपकारी व्यक्ति, मानवता की सेवा करने वाला व्यक्ति अस्पतालों को पाप की जड़ क्यों कह रहा है। अस्पतालों को पाप की जड़ कहने का मकसद उनका ये नहीं था कि यहाँ पर चीड़ा फाड़ी होती, हिंसा होती है इस कारण से। अरे ये तो हिंसा मानी नहीं जाती गृहस्थ जीवन में, क्योंकि यहाँ पर तो ये आरंभ भी इनसे हमें आएगी। तो फिर क्या है, क्यों पाप की जड़ कहा, वो भी गांधी जैसे व्यक्ति ने। इसलिए कहा जितनी अधिक अस्पतालें होंगी, जितने अधिक मेडिकल स्टोरेज होंगे, उतना व्यक्ति अपने जीवन शैली के प्रति लापरवाह होगा। अरे कुछ भी खाओ, कैसे भी करो, कुछ भी, बाजू में डॉक्टर है ना, हम दिखाएंगे, ठीक कर देंगे। बाजू में मेडिकल स्टोर है ना, ऐसे डाइक्लोविन लेंगे और ठीक हो जाएंगे। अब डाइक्लोविन तो एक ऐसी दवा हो गई जो हर व्यक्ति के मुख पे हरी पन्नी वाली दवा, होता कि नहीं होता। ये 10 पैसे की दवा 2 रुपये में, 3 रुपये में बिकती है। क्यों बिकती वो तो कोई जाने, क्योंकि ये डाइक्लोविन के माध्यम से आपको तुरंत पेन किलर तो दिया जाता है, लेकिन ये पेन किलर है, किलर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से और आपके भीतर इससे भी बड़े डोज लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग हैं, 3 दोष हैं, इन संबंधी रोग हैं, और इन संबंधी दोषों को ठीक करने के लिए आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए, होती हैं। तो गांधी जी ने ये कहा, क्यों कहा, क्योंकि जितना व्यक्ति अपनी जीवन शैली के प्रति लापरवाह होगा, और लापरवाह व्यक्ति क्या करता है, पुण्य करता कि पाप करता है। सुविधा भोगी व्यक्ति पुण्य करता कि पाप करता। जितना लापरवाह होगा उतनी सुविधाओं की मांग करेगा, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतने पाप में जाएगा। अब पाप में जाने के लिए कारण क्या बना, आप जब पहले 2, 4, 10 गांवों में एकमात्र वैद्य होते थे, सुना है आपने हकीम जी का नाम, पूरे आसपास के जिले के लोग हकीम जी के पास इलाज कराने आते थे। क्यों आते थे, क्योंकि पहले व्यक्ति इतने डॉक्टर्स थे ही नहीं, और रोग इलाज करने के लिए एक था, तो व्यक्ति अपने आप सदा जीवन जीता था, भोजन पानी व्यवस्थित करता था, किसी प्रकार से हमारे लिए अनावश्यक रोग ना हो जाए इससे बचता था। अब घर घर अस्पतालें हैं, गली गली में मेडिकल स्टोर हैं, कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, चाट पकौड़ी खाओ, कैसे भी, चांटे खाओ चाहे चाटा खाओ, कुछ भी खाओ, खाते चले जाओ, और फिर उसके बाद जो होगा डॉक्टर संभाल लेंगे। इसीलिए गांधी जी ने अस्पताल जैसी संवेदना भरी और सेवा भरी चीज के लिए भी मजबूरन पाप की जड़ कहा। अस्पतालें बढ़नी नहीं चाहिए। मेडिकल हब नागपुर चातुर्मास जब किया, नागपुर तो मेडिकल हब माना जाता है, वहाँ के लोग जब मेहमान आते हैं तो सिर पकड़ते हैं, क्योंकि वो मेहमानी करने नहीं, इलाज कराने आए हैं। और अब वो मरीज तो इलाज पाएगा अस्पताल में, उनके अटेंडर इलाज पाएंगे उनके घर में। सुन रहे हो, आप लोग के यहाँ मेहमान आए तो आप भगत करते हो, उनके यहाँ मेहमान आए तो हाय हाय करते हैं, अब आ गए, कितने दिन इलाज चलेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि दूर नागपुर में इलाज कराने गया है तो पक्की बात है कि 8-15 दिन से कम तो होगी नहीं। और आजकल जब शादियाँ 3 घंटे की होती हैं और मेहमान नवाजी 8-15 दिन की होने लग जाए, वो भी एक आध मेहमानों चल जाए। बताते हैं वो जबलपुर से ट्रेन चलती है नागपुर के लिए, उसमें तो सारे मरीज ही आते हैं, सारे मरीज आते हैं। हालांकि फिर भी वो मेहमान नवाजी करते करते इतने आदी हो गए हैं कि उनको लगता है कि अब जो जीवन शैली में बनी गया है, वो समझते हैं हमारे घर में 4 सदस्य नहीं 40 हैं, 4 हमारे 36 रोगियों के, करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो ये मेडिकल हब बनता है, और हर वर्ष नागपुर में 3 से 4 बड़े बड़े अस्पताल नए खुलते हैं। अब आप समझिए, ये मेडिकल हब है कि मेडिकल हुआ है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं आखिरकार। क्या इतनी अधिक जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, जनसंख्या भले ही बढ़े या ना बढ़े, और जैनों ने तो अपनी जनसंख्या कम कर ली है, लेकिन रोग बढ़ते जा रहे हैं, और रोग बढ़ते जा रहे हैं तो अस्पताल बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकांश अस्पतालें आपके भरोसे चल रही हैं।
इसलिए डॉक्टर केनेथ वॉकर जो हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उस पूरे जीवन काल में किए हुए भोजन के आधे भोजन से तो अपना पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टर का पेट भरता है। स्वयं डॉक्टर होकर के बात कह रहे हैं वो। और यदि व्यक्ति अपने भोजन को कुछ कटौती करने लग जाए तो मुझ जैसे डॉक्टर के पास आने की उसको आवश्यकता ही ना पड़े। एक कितना कटु सत्य एक डॉक्टर बोल गया। लेकिन ना आपको ऋतुचर्या का ज्ञान है, ना मौसम का ज्ञान है, ना भोजन विज्ञान है, ना ईंधन विज्ञान है। किस प्रकार के ईंधन पर कौन सा भोजन बनना चाहिए पाक शास्त्र में ये तक वर्णित है कि किस लकड़ी की अग्नि पर कौन सा भोजन बनना चाहिए। अब तो लकड़ी गई, गैस चूल्हा भी गया, इंडक्शन आया और माइक्रोवेव आ गया। एक दिन हमने बताया था जिज्ञासा के समय, सुना होगा आप लोगों ने, कि माइक्रोवेव बनाया नहीं गया था, बन गया था एक सरफरे के माध्यम से। वो एक प्रयोग कर रहा था, कुछ भी चीज़ उठा करके एक मैग्नेटिक ट्यूब में करंट फ्लो करा रहा था। तो क्या देखा उसने, अपने जेब में रखी हुई चॉकलेट पिघलने लग गई। अब वो सोचता है रूस जैसे जहाँ पर ठंडी माइनस में होती है वहाँ पर चॉकलेट पिघलने क्यों लग गई। तो उसने कहा होगा कुछ ऐसा, हो सकता कुछ केमिकल रिएक्शन हुई हो। अगले दिन फिर उसने वैसा ही किया, फिर करंट फ्लो कराया उस ट्यूब में, तो आसपास जो मक्के के दाने रखे थे वो फूटने लग गए। बोले ये क्या माजरा है। बोलते फिर उसने क्लिक किया, कल मैंने ऐसा ही किया था, तब चॉकलेट पिघली थी, आज फिर ऐसा ही हुआ। गर्मी कुछ नहीं है, फिर ऐसा क्यों है कि चीज़ें गर्म होने लग गई हैं। तो फिर अगले दिन उसने एक कांच के बक्से में वो ट्यूब कस दी और करंट फ्लो कराया तो चीज़ें गर्म होने लग गई। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका उसने नाम दिया रेडिएशन कुकर। रेडिएशंस के माध्यम से वहाँ पर ऊष्मा पैदा हो रही थी। और रेडिएशन तो आप समझते हैं, पता लग जाए कि इस पूरे हॉल में रेडिएशन हो रहा है तो आप पूरा खाली कर दोगे, भले ही महाराज बैठे रह जाएं। जब सुनामी आई थी जापान में, जब वहाँ के थर्मल पावर, थर्मल नहीं, रेडियो एक्टिव जो कहना चाहिए बिजली बनाने के संयंत्र चलते हैं, वहाँ पर रेडिएशन होने लग गया तो पूरे पूरे गांव खाली कर दिए थे। अब वो गांव खाली कराने की क्षमता रखने वाला रेडिएशन जब आपके घर में घुस गया हो तो 1946 में इस रेडिएशन कुकर का नाम पड़ा और आविष्कार अचानक हो गया। और 1976 में रूसी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया उसके दुष्प्रभावों को देख करके। और सारे भारतीय सरफरे शताब्दी जब 21वीं लग गई अपने घर में ले आए, उसको नाम बदल गया जिसका नाम माइक्रोवेव ओवन है। इसलिए मुझे उस दिन कहना पड़ा था कि जिनके घर में इंडक्शन कॉइल है, जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन है, इंडक्शन में सोचो, जिस इंडक्शन कॉइल की जो प्लेट ऊपर की प्लास्टिक की होती है वो कभी नहीं पिघलती और आपके उसके ऊपर रखा हुआ भोजन उबलने लग जाता है। ऐसे कौन सा अपने आप में जादू हो गया, क्योंकि वहाँ पर ईंधन है ही नहीं, वहाँ ऊष्मा है ही नहीं, वहाँ पर तो रेडिएशन है जो हर वस्तु, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है और उस रेडिएशन के माध्यम से पूरा पूरा डिस्टर्ब होता है और विकृत होता है। और उससे बनी हुई वस्तु जब आप अपने अंदर भेजते हैं तो विकृतियाँ होती हैं और कैंसर इसका सबसे मुफ्त उपहार है। उस लेख में यहाँ तक आया माइक्रोवेव वाले कि यदि आपको अपने दुश्मन से बदला लेना हो, हैं दुश्मन आपके? दुश्मन है क्या? पहले ही दुश्मन आपके पास है प्रमाद के रूप में। यदि आपको अपने दुश्मनों से बदला लेना हो तो कुछ मत करना, उसको एक माइक्रोवेव दे देना, वो भी खुश और तुम भी खुश। वो गिफ्ट पा के खुश हो जाएगा और तुम गिफ्ट दे के खुश हो जाओगे, क्योंकि इसका कबाड़ा हो ही जाएगा। इसलिए उस दिन हमें बहुत कठोर शब्द कहने पड़े थे कि तुम भले ही अपने जीवन से खिलवाड़ करो, करना, हम नहीं कहते कि करो, अपने बच्चों से खिलवाड़ करो, तुम जानो, लेकिन कभी साधुओं से खिलवाड़ मत करना। कभी भी इंडक्शन और माइक्रोवेव में बना हुआ भोजन या पानी तुमने यदि साधुओं को दिया है तो साधु हत्या के भागीदार तुम माने जाओगे। सुन रहे हो? आज पहले तो क्या होता था, चटपट करते तो आवाज आ जाती है, अब तो तुरंत पानी गर्म नहीं है ना, तुरंत 1 मिनट में गर्म होकर आ जाता है और हम समझ जाते हैं कहाँ से आया हुआ था। लेते ही नहीं है फिर उसको, क्योंकि आपने पक्का इंडक्शन से गर्म किया होगा। सेकंड्स में
1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए सेकंड्स में, और सोचो तुम्हारी प्लास्टिक की प्लेट गर्म ना हो। ये क्या है आखिरकार? ये कौन सा जादुई बात है? ये कुछ नहीं है, ये जादुई तरीके से तुम्हारे शरीर को बर्बाद करने की हरकत है उन फिरंगियों की। भोजन बर्बाद हो गया, ईंधन बर्बाद हो गया, आपके बर्तन बर्बाद हो गए, एल्यूमिनियम आपके घर में घुस चुका है और प्लास्टिक घुस चुका है। प्लास्टिक क्या होता है पता है आपको? प्लास्टिक कहां से टपकता? किसी पेड़ में लगता? भगवान टपकाते ऊपर से? कहां से आता है बताओ? जमीन से आता ना। कुछ लोग कहेंगे समुद्रों के नीचे निकलता है, रिलायंस कंपनी उसके ग्रेन्यूल्स तैयार करती है, यही कहोगे ना। ये प्लास्टिक के दाने बनते कैसे हैं? जमीन में खेती होती है कि आकाश से टपकते हैं? ये और कुछ नहीं, प्लास्टिक। जिस शोले को तुम प्लास्टिक की थैली में रख करके अपने आप को शुद्ध मानते हो, एक बार प्लास्टिक के बारे में चर्चा कर लो कि प्लास्टिक कितना शुद्ध है। क्या है प्लास्टिक? बनता कैसे? महाराज पेट्रोलियम पदार्थ सुना है, ऐसा है, बहुत अच्छा। पेट्रोल बना कैसे? भाई जमीन में पानी तो इसलिए होता है ऊपर से गिरता है, लेकिन जमीन में पेट्रोल कहाँ से आया? जब ऊपर से गिरता है क्या? जब ऊपर से पेट्रोल नहीं गिरता तो जमीन में पेट्रोल पैदा हो कैसे गया? बताओ। लिक्विड चीज है ना वो तो हजारों वर्ष पूर्व जो जलीय जंतु, मछली हैं, मगर हैं, मत्स्य हैं, ये जब उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनके शरीर का परिणमन हुआ तो वो जीवाश्म बन गए, जिसका नाम फॉसिल्स आप बोलते हैं, और वही हाइड्रोकार्बन बना, और वही हाइड्रोकार्बन फिर आपके घर में पेट्रोलियम के रूप में अथवा प्लास्टिक के रूप में आ गया। अब सोचो कोई वास्तुविद आपके घर में आए और सर्च करे कि कोई नेगेटिविटी आपके यहाँ है, और उसने सर्च करके बता दिया कि हो ना हो यहाँ पर कोई हड्डी गड़ी होगी, तो उसकी बात मान करके अपने कमरे को तुम 10-10 फुट खुदवा दोगे इतनी सी हड्डी के टुकड़े बाहर निकालने के लिए, और उन्हीं हड्डियों से बनी हुई चीज़ें आपके घर में रखी रहती हैं। और प्लास्टिक क्या है? नेगेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्लास्टिक है। अब चूंकि आपने आम जीवन शैली में उसको जोड़ लिया है, उसी में रख के आप 16 लेकर के आते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब काय शुद्धि, अब क्या बताओ तुम्हारे लिए? अभी तो हमारे सामने लेकर आए हो, घर में तो वहीं सूखते हैं, उली प्लास्टिक की डोरी पर सूखते हैं। कितना क्या करें? जितना संभव है उतना हम कह सकते हैं, लेकिन जो शुद्धि श्रावक होते हैं, यदि मान लो उनके लिए शुद्ध वस्त्र ले जाना ही होता है तो स्टील की बॉक्स में लेकर के जाते हैं, खुद को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने आप को भी उन। सोचो यदि किसी बर्तन में एक बार यदि मांस पक जाए तो आगम कहता है कि उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति कभी खत्म नहीं होती, उसको तुम गर्म भी कर दो, जला भी दो तो। अब जो स्वयं अपने आप में मांस का पिटारा है, महाराज बहुत पहले था ना वो तो, हाँ बहुत पहले, बहुत पुराना मांस खा लोगे तुम क्या? हाँ पेपर बैग है या फिर जूट के बैग आते थे पहले, जूट के बैग वो हैं, अथवा नहीं है तो सबसे अच्छा प्लास्टिक का वो स्टील का बॉक्स है ना, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, उसमें अपना लेते थे। सारे ब्रह्मचारी लोग जो हम लोग उस समय थे, उस समय ही प्रयोग करते थे। अब वो प्लास्टिक आपके घर में घुस गया, एल्यूमिनियम घुस गया। एल्यूमिनियम तो आपको बर्बाद करने के लिए आपके घर में घुसाया गया। और कब बना एल्यूमिनियम? आज से 150 साल पहले एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ, जबकि एल्यूमिनियम जिस चीज़ से बनता बॉक्साइट, वो बॉक्साइट भारत में पर्याप्त मौजूद था, लेकिन किसी भी भारतीय ने एल्यूमिनियम बनाने की फितरत महसूस नहीं की। ये अंग्रेजों ने शुरुआत की। क्यों? जब जेलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बढ़ते जा रहे थे और उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं था कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो उनको इतनी लोगों को खिलाएंगे कैसे और कब तक खिलाएंगे? इसलिए तरीका निकाला, भारत में बॉक्साइट बहुत होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाए और एल्यूमिनियम में ही बनाया जाए और एल्यूमिनियम में ही खिलाया जाए। इसलिए आज जेलों में एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसमें यदि ये खाएंगे और बना के खाएंगे तो इनको कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो अपने आप मर जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जेलों के लिए बना था एल्यूमिनियम, आज हर घर में जेल है। सुन रहे हो? फ्राइंग पैन है कि नहीं? महाराज आजकल तो बगार उसके बगार होते ही नहीं है। फ्राइंग पैन है कि नहीं सब घर में? फ्राइंग नॉन स्टिक की, हाँ बिल्कुल। अब तो घी तेल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथों में क्षमता नहीं बची घी तेल पचा सकें। तुम्हारे हाथों में तो सिर्फ क्षमता है कैंसर को डाइजेस्ट करने की,
कैंसर के ढेर पर बैठे हो तुम लोग। जैसे ही तुम्हारा इम्यून कमजोर होगा वो आपको गिरफ्त में ले लेगा। तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं कैंसर को अपनाने की। अब एल्यूमिनियम से कैंसर, माइक्रोवेव से कैंसर, इंडक्शन से कैंसर, और फ्राइंग पैन, हाँ फ्राइंग पैन के जो ऊपर होती है ना एक लेयर होती है, एक बार यदि आपकी काम वाली बाई खरोंच दे बस हो गया काम। फिर आप कुछ भी बनाओ हरे 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 राम यही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब कैंसर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और कुछ दूसरा नहीं हो रहा है। जैसा कैंसर घातक है वैसे ही आपकी यदि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता है तो वो छोटे छोटे साइड इफेक्ट तो आपको हो ही रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये राजरोग का मतलब एक बार आप पर राज करना शुरू हो जाए तो आपके पास से जाते नहीं, इनका नाम राजरोग। क्यों? हर घर में है, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है आज, हर तीसरे व्यक्ति को बीपी की समस्या है आज। ये रोग आ कैसे गए? हमने अपनी जीवन शैली के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया इसलिए आते चले गए। अब शुरुआत हमने की थी ब्रेकफास्ट से और डिनर से, आज हमने बात की स्नैक्स और लंच से। अब स्नैक्स और लंच यदि आप कर रहे हैं, एक और नई चीज़ जुड़ गई। जैसे ही बच्चे स्नैक्स करते हैं शाम को वो करके आ करके, पहले आप लोग आराम करते थे दोपहर में, अब बच्चे आराम करते हैं शाम को। और खतरनाक है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक। दोपहर में आराम करना भी कम खतरनाक नहीं था, लेकिन शाम को आके जो 3-4 बजे के बाद सोते हैं, 2-2 घंटे सो जाते हैं, अब बताओ उनको रात को कैसे सुलाओगे? और लेट नाइट यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे दिमाग होता है हैंग। बच्चे पूछते हैं महाराज जी एकाग्रता नहीं बनती, कंसंट्रेशन नहीं होता, लेट नाइट स्टडी करना पहले बंद कर दो। महाराज रात को ही तो पढ़ पाते हैं, फिर दिन में तो कहाँ संभव है, सुबह उठ ही नहीं पाते। पहले रात को पढ़ना बंद कर दो, तुम चाहे सो चाहे जागो तुम्हारी ऊपर है। रात को कोई काम नहीं करेंगे। और यदि नींद नहीं आती तो हमने आपको तरीका बताया था 4-7-8 का साइकिल। 4 सेकंड तक आप सांस लो, 7 सेकंड तक आप रोक के रखो और 8 सेकंड में उसको रिलीज करो। ऐसे 4 और 7 11 और 8 19 सेकंड का एक साइकिल है। इस साइकिल को 15 से 20 बार करो सोने के पहले, और 15 से 20 बार में 19 सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे, आपको नींद पक्की आएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।